रात के वक्त ढोल मंजीरे की आवाज पर यह कोई भजन मंडली नहीं है, बल्कि ये बीएचयू के छात्र हैं जो अपनी आवाज को काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुलपति आवास के बाहर धरने पर बैठे छात्रों को अपने नए संस्कृत शिक्षक से नाराजगी है। बीएचयू के संस्कृत विभाग में गैर हिंदू शिक्षक की नियुक्ति हुई है, जिसे लेकर यह हंगामा बरपा है और छात्र इसे मालवीय जी के मूल्यों के खिलाफ बताकर संस्कृत विभाग के बाहर लगे शिलापट का हवाला दे रहे हैं। स्पष्ट शिला में लिखा हुआ है कि जो हिंदू धर्म से इतर है उनका प्रवेश वर्जित है। तो जब प्रवेश वर्जित है, महामला के मूल्यों में लिखा हुआ है कि प्रवेश वर्जित है, तो कैसे प्रवेश करेगा? जब प्रवेश करेंगे तो पढ़ाएंगे। वहीं बीएचयू प्रशासन का कहना है कि शिक्षक की तैनाती नियमों के तहत हुई है, हालांकि शिलापट की बात भी वो मान रहे हैं। हमारे यहाँ विज्ञापन निकला था, विज्ञापन के अनुसार सिलेक्शन हुआ है और सिलेक्शन कमेटी ने सिलेक्शन किया है। छात्रों को मनाने की कवायद जारी है, लेकिन छात्र प्रोफेसर की बहाली को निरस्त किए जाने को लेकर अड़े हैं। धनाधन लाठियों की बारिश, उत्साह और जोश से लबरेज लोग, क्योंकि ये बुराई पर अच्छाई की जीत का परचम है, जिसका उत्सव मथुरा के वासी मना रहे हैं। दरअसल पुराणों में दावा किया जाता है कि करीब 5,500 साल पहले दीपावली के बाद आने वाली कार्तिक दशमी में भगवान कृष्ण ने कंस का वध किया था। उसी परंपरा का निर्वहन करते हुए हर साल कंस वधोत्सव मेले का आयोजन होता है। जिस तरह से भगवान कृष्ण ने अहंकार में चूर कंस के घमंड को चकनाचूर कर उसे यमलोक पहुंचा दिया था, उसी प्रकार मथुरा कंस वधोत्सव मेले में 18 फीट ऊंचे कंस को लाठी और डंडों से पीट पीट कर धराशायी कर दिया गया है। कंस वध मेले में घोड़े पर सवार कृष्ण बलराम के प्रतीक स्वरूपों की पहले झांकी निकाली गई। उसके बाद कंस के अखाड़े पर चमचमाती लाठियों से कंस के पुतले को पीट पीट कर मिट्टी में मिला दिया गया। कंसवध के बाद इलाके के लोगों ने भगवान की झांकियां निकाली। भगवान के स्वरूप की शोभा यात्रा में भारी तादाद में लोग शामिल हुए। लखनऊ मेल में आग ने मचाया हड़कंप। वक्त रहते टल गया बड़ा हादसा। कोच के निचले हिस्से से निकलती आग की लपटें और तेजी से फैलता हुआ धुआं। तस्वीरें हरदोई की हैं, जहां वीआईपी ट्रेन लखनऊ मेल के एसी कोच में अफरा तफरी मच गई। वजह थी एसी कोच के निचले हिस्से में एक्सेल का जलना। आग की चिंगारी को देख रेलवे स्टेशन की टेक्निकल टीम भागी भागी पहुंची और अग्निशमन यंत्र के जरिए उस पर काबू पाने की कोशिश की गई। ट्रैक में धुआं निकल रहा होगा। जब हम लोग पहुंचे तो उसके पूर्व ही वहाँ पे फायर उपकरण जो लोग रहते हैं गाड़ी में, उसके द्वारा सीआरपीएफ के जवानों द्वारा बुझाया गया। बताया जा रहा है कि ट्रेन लखनऊ से दिल्ली आ रही थी, तो लोगों ने झांक कर निचले हिस्से में आग लगी देखी। हरदोई पहुंचते ही ट्रेन को रोका गया और फिर आग पर काबू पाया गया। इस दौरान ट्रेन 1.25 घंटे तक हरदोई स्टेशन पर खड़ी रही। हंगामा, शोर, मारपीट और तोड़फोड़, ये तस्वीरें 2 नवंबर को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में हुए झड़प की हैं। ये तस्वीरें ठीक उस वक्त की बताई जा रही हैं जिस वक्त पुलिस और वकीलों में झड़प की शुरुआत हुई थी। इन तस्वीरों में पुलिस बैरिकेडिंग गिरी हुई दिख रही है और आसपास खड़े लोग हंगामा कर रहे हैं। पुलिस की गाड़ी में तोड़फोड़ भी की जा रही है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। गाड़ियों पर पत्थर फेंके गए। यहाँ मौजूद लोगों ने पुलिस वैन के पास एक पुलिस वाले को पीटना शुरू कर दिया। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक साथ दर्जनों लोग उस पर टूट पड़े हैं। बताया जा रहा है कि ये पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि एडिशनल डीसीपी हरेंद्र सिंह है। 30 हजारी कोर्ट परिसर में हंगामे का एक और वीडियो सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में पहले पुलिस ऑफिसर डीसीपी मोनिका भारद्वाज भागती दिख रही हैं। जहां पुलिस की गाड़ी में आग लगाई गई थी वो उसी तरफ जाती दिख रही हैं। इसी वीडियो में कुछ पलों बाद डीसीपी भारद्वाज बड़ी मुश्किल से वहां से बचकर निकलती दिख रही हैं। वकीलों और पुलिस के बीच हुए विवाद के बाद बना गतिरोध जारी है। कोई भी पक्ष झुकने को तैयार नहीं लग रहा। गुरुवार को भी दिल्ली की सभी जिला अदालतों में वकील हड़ताल पर रहे और किसी भी अदालत में कोई कामकाज नहीं हो सका। वहीं पुलिस वालों ने भी अपनी सुरक्षा का खतरा मानकर कोर्ट परिसर से दूरी बनाए रखी। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को बातचीत के जरिए गतिरोध खत्म करने की सलाह दी थी, जिसके बाद गुरुवार को बार एसोसिएशन के सदस्यों और दिल्ली पुलिस के सीनियर अफसरों के बीच बैठक भी हुई। लेकिन दोनों पक्षों के बीच हुए झगड़े का असर यहाँ भी देखने को मिला। हमें बुलाया गया था बातचीत करने के लिए, उस टॉपिक पे इन्होंने बात नहीं की, इसलिए हम जा रहे हैं। कुछ ऐसा लगता है कम्युनिकेशन गैप हुआ है। इसके पहले दिन में दिल्ली के साकेत कोर्ट में वकीलों ने काफी देर तक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध के दौरान इन वकीलों ने कोर्ट में आने वाले अपने क्लाइंट को फूल देकर गांधीगिरी भी की और उनसे अपना साथ देने का आग्रह किया। दिल्ली में पुलिस जहां अपने मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्वालियर में खाकी खादी के आगे नतमस्तक हो रही है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के ग्वालियर की हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे पुलिस वाला विधायक जी की चरण वंदना कर रहा है।
गाड़ी में जो महानुभाव बैठे हैं वो कांग्रेस के माननीय विधायक प्रवीण पाठक हैं, जिनका ये पुलिस वाला पांव छू रहा है और नेताजी बड़े गुरूर के साथ पुलिसकर्मी से अपनी चरण वंदना करवा रहे हैं। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे नेताजी गाड़ी में बैठे बैठे ही हालचाल पूछ रहे हैं और ये नेताजी की खुशमिजाजी में पीछे चला जा रहा है। पुलिस की ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि अगर जिस वर्दी पर लोग भरोसा करते हैं अगर वही किसी नेता के चरणों में बिछ जाएगी तो फिर जनता का क्या होगा। दरोगा जी हैं, ट्रैफिक पुलिस भी है। देखने पर एक बार यही लगेगा कि पुलिस चेकिंग लगी है और आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है, लेकिन जरा संभल जाइए। चेकिंग तो लगी है, लेकिन इसके लपेटे में खुद एसएचओ साहब आ गए और उनका चालान कट गया। तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां पर एसएचओ एसके पुरी अपनी सरकारी जिप्सी में गश्त कर रहे थे, लेकिन वो सीट बेल्ट लगाना भूल गए थे और यही गलती उन पर भारी पड़ गई। चौराहे पर खड़े ट्रैफिक पुलिस वाले ने एसएचओ साहब को रोका और कानून की याद दिला दी। गनीमत तो ये रही कि एसएचओ साहब भड़के नहीं, बल्कि अपनी गलती मानकर चालान कटवाना ही मुनासिब समझा और दूसरे अधिकारियों के लिए मिसाल बने कि गलती कोई भी करे, सजा सबको बराबर मिलनी चाहिए। ये हमारे हिंदू भाई मुस्लिम भाई आपस में सब मिलकर ऐसी मिसाल पेश करें कि लोग याद करें, पूरे देश में संदेश जाए, विश्व में संदेश जाए कि हमारे लोगों में अमन चैन है। अयोध्या कोतवाली के सदर अरविंद चौरसिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर अमन कमेटी के साथ बैठक कर रहे हैं और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। खुद सीएम योगी कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए हैं, आला अफसरों की मीटिंग ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले कहा था जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं अयोध्या समेत पूरे यूपी की सुरक्षा चाक चौबंद की जा रही है। अयोध्या नगरी में किलेबंदी ऐसी है कि परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचे। अयोध्या में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं और इसके साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। वहीं अयोध्या पर फैसले से पहले बढ़ती बयानबाजी के बीच पीएम मोदी ने बयानवीरों से संयम बरतने की अपील की है। सभी संप्रदाय के लोग इस मत के हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आता है उस फैसले को वो स्वीकार भी करेंगे और उसका सम्मान। महाराष्ट्र में इस बार किसी भी पार्टी का कोई नहीं टूटेगा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इस बीच शिवसेना समेत दूसरी पार्टियों को विधायकों के टूटने का खतरा सताने लगा है। शिवसेना ने तो अपने विधायकों को टूट से बचाने के लिए मुंबई के होटल रंग शारदा में शिफ्ट कर दिया है। बीती रात शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे अपने विधायकों से मिलने होटल रंग शारदा पहुंचे। वहीं आज महाराष्ट्र कांग्रेस ने अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। कांग्रेस की जिम्मेदारी ही नहीं, आज महायुति बनके उन्होंने साथ में इलेक्शन किया है, उनका भी नंबर है, तो उन्होंने जाके सत्ता स्थापन करनी चाहिए। कांग्रेस की जिम्मेदारी क्या है इसमें? आज का दिन महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। दरअसल 9 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। इससे पहले राज्य में सरकार का गठन जरूरी है। अगर 2 दिनों में कोई भी पार्टी या गठबंधन सरकार नहीं बनाती है तो महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। झारखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों के नाम तय करने के लिए गुरुवार रात अमित शाह के घर कोर कमेटी की बैठक हुई। इससे पहले दिन में भी विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम माथुर के घर पर मीटिंग हुई थी। इसमें एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीट बंटवारे पर भी चर्चा हुई। रात करीब 10 बजे हुई इस बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, विधानसभा चुनाव प्रभारी ओम माथुर, सह प्रभारी कैलाश यादव, प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ जैसे नेता मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक शुक्रवार या शनिवार को होने वाली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए टिकटों की घोषणा हो सकती है। रोशनी से जगमगाती ये तस्वीर है संगम नगरी प्रयागराज की। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर प्रयागराज की यमुना तट पर 1.25 लाख दीपों के दीपदान का महायज्ञ किया गया, जिसमें भारी संख्या में साधु संतों के अलावा श्रद्धालुओं ने भी हिस्सा लिया। सनातन परंपरा में कार्तिक मास में कालिंदी यानी यमुना नदी में दीपदान का विशेष महत्व भी है। ऐसी मान्यता है कि आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के साथ ही चातुर्मास की शुरुआत हो जाती है और भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। देवोत्थान एकादशी पर भगवान विष्णु जागृत होते हैं, इसलिए इस बेला को कालिंदी पूजा और दीपदान महायज्ञ के लिए पुण्यकारी माना गया है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने वाला है, उसके आदेश आने के बाद पूरे देश में सुख शांति बनी रहे, अहिंसा बनी रहे, कोई विवाद ना हो, कोई हिंसा ना हो। पूरे विश्व में भारत की जो मर्यादा है, भारत की जो संस्कृति है, भारत का जो सम्मान है वह बचा रहे, इसके लिए माँ कालिंदी से प्रार्थना करने आया हूँ। K4 मिसाइल का दम जिससे टकराने की हिम्मत न तो चीन में है न ही पाकिस्तान में।
उसी K4 मिसाइल का टेस्ट एक बार फिर हिंदुस्तान करने जा रहा है। जरा सोचिए, पानी के 20 फीट नीचे सरसराहट और पल भर में हजारों किलोमीटर दूर टारगेट तबाह। यही है परमाणु सक्षम K4 मिसाइल का दम। पानी के अंदर मिसाइल की लॉन्चिंग कोई छोटी मोटी उपलब्धि नहीं है। 8 नवंबर को मिसाइल का परीक्षण किया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक अंडर वाटर प्लेटफॉर्म से इसका परीक्षण होगा। इस मिसाइल प्रणाली को DRDO ने विकसित किया है। ये अरिहंत क्लास की परमाणु पनडुब्बियों के लिए है। पहले भी भारत इस मिसाइल का सफल परीक्षण कर चुका है। एक बार फिर इसकी तैयारी की गई है। समुद्र से ये सबमरीन से फायर किया जा सकता है, तो आप किसी भी देश के अगर नजदीक सबमरीन है तो 3500 किलोमीटर तो कहीं पर भी जा सकती है। K4 जैसी मिसाइल की अहमियत यह है कि दुश्मन हिंदुस्तान की समुद्री सीमा में घुसपैठ की कभी भी कोशिश नहीं करेगा। अगर उसने ऐसा करने की जरूरत की तो K4 मिसाइल पल भर में उसे तबाह कर देगी। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक प्रदूषण लोगों के लिए समस्या बना हुआ है। तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां स्मॉग ने सूरज की रोशनी को ढक दिया। जानकारों के मुताबिक कोलकाता की फिजा में वायु प्रदूषण कहर ढा रहा है। कोलकाता में एयर क्वालिटी इंडेक्स 360 को छू रहा है। जानकार कोलकाता में बढ़ रहे प्रदूषण के लिए फैक्ट्रियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि इन फैक्ट्रियों की चिमनियों से निकलता धुआं कोलकाता में लोगों को बीमार कर रहा है। स्मॉग की वजह से सांस के मरीजों की तादाद शहर में बढ़ रही है। जो लोग सांस के बीमारी से पहले से उनका शरीर में एक परिवर्तन आ चुका, उनका तो खासी तकलीफ हो रही है। पश्चिम बंगाल सरकार कोलकाता में एयर क्वालिटी इंडेक्स सुधारने के लिए कोशिशें कर रही है। 15 साल पुराने वाहनों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए जयपुर में अनोखी पहल। शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन। मैरिज गार्डन की बुकिंग से पहले भरवाया शपथ पत्र। आज देवउठनी एकादशी है। 4 महीने बाद आज से एक बार फिर देश भर में शहनाइयों की गूंज सुनाई देगी। देवउठनी एकादशी पर अबुझ मुहूर्त होने से आज अकेले जयपुर शहर में 1500 से ज्यादा शादियां होंगी। पिंक सिटी में शादियों के लिए अब तक 600 से ज्यादा गार्डन बुक हो चुके हैं। खास बात यह है कि इस बार जयपुर में होने वाली शादियों में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं होगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए मैरिज हॉल संचालक बुकिंग के वक्त एक शपथ पत्र भी भरवा रहे हैं। एक शपथ पत्र भी हम भरवा रहे हैं कि शादी समारोह, बर्थडे, कोई भी फंक्शन आप हमारे विवाह स्थल या गार्डन या रिसोर्ट में आप करेंगे, उसमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं। शादी समारोह में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन को एक सराहनीय कदम माना जा रहा है। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब मार्च महीने में ओडिशा में फानी तूफान का अटैक हुआ था। 50 से ज्यादा जिंदगियां तूफान की चपेट में आ गईं। अब ऐसा खतरा एक बार फिर ओडिशा पर मंडरा रहा है। हालांकि इस बार ओडिशा के साथ पश्चिम बंगाल पर भी साइक्लोन अटैक हो सकता है। चक्रवाती तूफान बुलबुल गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है। फिलहाल बंगाल की खाड़ी में इसके आसपास हवा की रफ्तार 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि जैसे जैसे ये तूफान आगे की तरफ बढ़ेगा, तूफान की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाएगी। तूफान से निपटने के लिए NDRF की 17 टीमें ओडिशा में तैनात की गई हैं। 17 टीमों को पश्चिम बंगाल में भी मुस्तैद रहने को कहा गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज शाम से ओडिशा के तटीय इलाकों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। इसके अलावा पूर्वी मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में भारी बारिश हो सकती है। राहत की बात यह है कि बुलबुल साइक्लोन का खतरा अंडमान से टल चुका है। हिमाचल के कुल्लू में भी बर्फबारी का असर साफ देखा गया। यहाँ के गुलाबा इलाके में असम से आए 48 छात्र बर्फबारी में फंस गए। इन छात्रों को स्थानीय लोगों ने रेस्क्यू किया। कुल्लू की सड़कों पर बर्फबारी के बाद भारी ट्रैफिक जाम भी देखने को मिला। कुछ जगहों पर गाड़ियां बंद हो जाने से ट्रैफिक जाम हो गया। जम्मू कश्मीर के ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फ गिर रही है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार गुलमर्ग पहुंचे कई पर्यटकों ने इस जोरदार बर्फबारी को लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बताया। हालांकि सड़क पर जमा हो रही बर्फ ने परेशानी भी खड़ी की। स्थानीय लोगों ने सड़क से बर्फ हटाने का काम किया। वहीं कुछ इलाकों में बिजली और फोन सेवा के ठप होने की भी खबरें हैं। बर्फबारी से खुशनुमा हुए मौसम की ये तस्वीरें हैं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की, औली, चमोली और लाहौल स्पीति की। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में मंदिर के कपाट बंद हैं। बावजूद इसके यहाँ पहुंचे सैलानियों के लिए बर्फबारी ने खुशियां बिखेर दी। ये औली की तस्वीरें हैं। औली को अपने विंटर स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है और इस वक्त औली में जैसी बर्फबारी हो रही है उससे तो साफ है कि इस बार यहाँ का विंटर सीजन बेहद बिजी रहने वाला है। वैसे सीजन की शुरुआत में ही जो सैलानी औली पहुंचे, ये बर्फबारी उनके लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं। कोई रोपवे का मजा ले रहा था तो कोई मौज मस्ती में लगा था। उत्तराखंड के चमोली में भी जबरदस्त बर्फबारी हुई। चमोली के ऊपर बादलों ने अपना डेरा डाला हुआ है तो आसमान से गिरती बर्फ ने सब कुछ ढक लिया है।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी ताज़ा बर्फ गिरने से मौसम सुहाना हुआ। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बर्फबारी की संभावना जताई है। ये मौसम की मेहरबानी नहीं बल्कि मुसीबत है। इतने बड़े ओले और वो भी नवंबर के महीने में, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये तस्वीरें राजस्थान के सीकर से आई हैं। सुबह हुई बारिश के बाद रात के वक्त ओलावृष्टि हुई और फिर देखते ही देखते ओले का ढेर बन गया। सीकर में ओला गिरने का असर ये हुआ कि ठंड बहुत बढ़ गई और आसपास के इलाकों में भी मौसम के तेवर ठंडे रहे। हालांकि ये ओले किसानों की चिंता बढ़ा रहे हैं क्योंकि डर फसल के नुकसान होने का है। महा तूफान की वजह से राजस्थान के कई शहरों में बारिश हुई, ठंडी हवाओं ने दस्तक दी और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान के लिए राहत भरी खबर ये है कि मौसम विभाग ने जो चेतावनी महा चक्रवात को लेकर जारी की थी कि लगभग 13 जिलों में भारी बारिश होगी, वो विड्रॉ कर ली है क्योंकि महा चक्रवाती तूफान कमजोर पड़ गया है। नवंबर का महीना और आसमान से ये बारिश, यह कुदरत का कालचक्र है या फिर कुछ और। लेकिन उधमपुर में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन गई। भारी बारिश की वजह से गाड़ियां जहां तहां फंस गईं। ट्रकों की ये कतार जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की है। बारिश की वजह से ऐसा लग रहा है जैसे गाड़ियों के चक्के बंद हो गए हों। हमारे हाई रीचेज एरिया हैं, उनमें कुछ स्नोफॉल भी देखने को मिली है। एक रामबन में बारिश के कारण स्लाइड्स कुछ हुई हैं जिसके कारण ट्रक स्ट्रैंडेड हैं। उधमपुर की बारिश लैंडस्लाइड भी साथ लेकर आई। नेशनल हाईवे पर एक जगह लैंडस्लाइड हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसी तरह की बारिश हुई तो घाटी के कई इलाकों में जिंदगी पर ब्रेक लग सकता है। भारत ने 3 T20 सीरीज के दूसरे मैच में गुरुवार को बांग्लादेश को 8 विकेट से करारी शिकस्त दी। राजकोट में खेले गए इस मुकाबले को रोहित शर्मा की तूफानी पारी के बदौलत टीम इंडिया ने सीरीज 1-1 से बराबर कर ली है। दूसरे मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 153 रन बनाए। भारतीय टीम ने 15.4 ओवर में 2 विकेट पर 154 रन बनाकर राजकोट में अपने नाम का डंका बजा दिया। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा ने 85 रन की पारी खेली। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। रोहित ने अपने 100वें T20 में करियर का 18वां अर्धशतक लगाया। रोहित शर्मा ने 43 गेंद में 85 रन बनाए। इस दौरान रोहित के बल्ले से 6 छक्के और 6 चौके निकले। रोहित शर्मा ने जहां राजकोट में खेले गए मैच में हाफ सेंचुरी लगाई तो वहीं हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित ने T20 मैचों की सेंचुरी लगाई और भारत की ओर से सबसे ज्यादा T20 खेलने वाले खिलाड़ी बन गए। अब टीम इंडिया की निगाहें 10 नवंबर को खेले जाने वाले तीसरे T20 मैच पर है, जिसे जीतकर टीम इंडिया सीरीज पर कब्जा जमाना चाहती है।